नमस्कार, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने देहरादून में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत करवाए जा रहे निर्माण का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने इस निरीक्षण के दौरान संबंधित एजेंसियों को ये निर्माण कार्य तयशुदा समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। उनका कहना है कि इन सभी कामों में किसी भी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किए जाने वाले कार्यों के लिए केंद्र ने 1 साल का एक्सटेंशन दिया है और निर्धारित समय में अब किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए जो लापरवाही है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप जानते हैं जिस प्रकार से हमारे स्मार्ट सिटी काम चल रहे हैं, बहुत तेजी से काम चल भी रहे हैं और जिस जगह में खड़ा हूँ इसका जो सड़क की चौड़ाई है इसको बढ़ाने का काम हमारे स्मार्ट सिटी के द्वारा यहाँ हो रहा है। आप देखिए कि जहाँ पहले 7.5 मीटर था, लगभग 5 मीटर यदि और मिलता है तो 12.5 मीटर की रोड चौड़ी होगी। इसमें यहाँ पे हम लोग किनारे किनारे फुटपाथ भी बनाएंगे और लगभग ये 350 मीटर का है। मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें लोगों को भी सुविधा होगी और जिस प्रकार से बार बार एक समस्या आती थी कि साहब यहाँ जाम लगता है, ये उससे भी राहत मिलेगी। कुल मिला के जिस प्रकार से यहाँ पे काम चल रहा है इन पे मैंने आज कहा है क्वालिटी भी ठीक रखें, समय पे पूरा करें और जैसा यहाँ का जो काम की गति में देख रहा हूँ तो उससे 31 मार्च तक हम इसे कंप्लीट करें इस पैच को। और बीच बीच में आप देख रहे हो जो डिवाइडर है उसमें भी काम लगातार चल रहा है क्योंकि बीच में थोड़ा सा उसमें व्यवधान आ गया था। तो आप देख रहे हो जो स्मार्ट सिटी का ये हिस्सा था काम का उसे भी हम पूरा कर रहा हूँ। हमें 1 वर्ष का जब एक्सटेंशन मिला यानी जून 2024 तक हमें पूरा करना है। समय अवधि के अंतर्गत हम इस काम को पूरा करेंगे। हमारे पास सिर्फ एक काम होगा जिसपे हम कह सकते हैं कि उसमें हमें थोड़ा दिक्कत आ सकती है, वो है हमारा ग्रीन बिल्डिंग जिसमें हमारा राज्य सरकार का भी हिस्सा है। तो इसे हम कह सकते हैं इसमें जो हर्डल आई थी, व्यवधान आया था, वो भी हमने पूरा कर दिया है। उस काम को भी बहुत जल्द हम शुरू करेंगे और उसको हो सकता है वो थोड़ा लंबा चले क्योंकि उसका वो प्रोजेक्ट थोड़ा सा उसकी अमाउंट भी बड़ी है, लेकिन ये जो शेष कार्य है ये। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अक्टूबर और नवंबर के महीने में होना है, जिसके लिए प्रदेश सरकार और खेल विभाग तैयारी में जुटे हुए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्य नियमित रूप से राष्ट्रीय खेलों की तैयारी की समीक्षा करते नजर आए। अक्टूबर नवंबर में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन प्रदेश के 7 स्थानों पर होना है, लेकिन राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से पहले स्टेट गेम्स का आयोजन किया जाएगा ताकि प्रदेश में खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयार किया जा सके। खेल मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन के लिए विभाग की ओर से लगातार तैयारियां की जा रही हैं और इसके साथ ही भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि ओलंपिक एसोसिएशन से संपर्क बना हुआ है, लेकिन नेशनल गेम से पहले स्टेट लेवल गेम्स का आयोजन होना है जो लोकसभा चुनाव के बाद करवाए जाएंगे। रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को मिली है, ये बहुत गर्व का विषय है और 2024 यानी कि इसी वर्ष जो है 38वें राष्ट्रीय खेलों को होना है और अक्टूबर से नवंबर माह के मध्य में इसका आयोजन होना है। विभाग की ओर से लगातार इसकी तैयारियां की जा रही हैं और लगभग अवस्थापनाओं के मद में अवस्थापनाओं के काम में हम लगभग 80 से 90% हम लोगों ने काम किया है। कुछ कार्य प्रगति पर है और लगातार जो है वह भारतीय ओलंपिक संघ के साथ में लगातार हमारा संपर्क बना हुआ है और राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से पहले हमारे को स्टेट खेलों का भी आयोजन करना है, उसकी भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के उपरांत में हम लोग बहुत जल्द स्टेट खेलों का भी हम लोग आयोजन करेंगे। तो मुझे लगता है कि तैयारियों में कोई कमी नहीं रहेगी और जितना बेहतर गोवा ने किया, जितना बेहतर गुजरात ने किया, उतना ही बेहतर या उससे बेहतर हम जो है उत्तराखंड में करके दिखाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ हमारा छोटा सा प्रदेश है लेकिन असीम क्षमताओं के साथ में है। G20 यहाँ पे सफलता से हम लोग होते हुए देख रहे हैं, हम लोग इन्वेस्टर समिट को सफलता से होते हुए देख रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी और उसको निभाने का काम भी हम सफलतापूर्वक करेंगे, मैं विश्वास के साथ। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हल्द्वानी में भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट के संयोजक बलवंत सिंह भोरियाल और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली।
इस दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आम जनता का रुझान बहुत अच्छा है और ये तय है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा उत्तराखंड से 5 लोकसभा सीटों पर बहुत बेहतर अंतर से जीत दर्ज करेगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश के नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे 3 टिकट जो हैं उत्तराखंड में हमारे माननीय अजय भट्ट जी का, माननीय अजय टमटा जी का और हमारी टेहरी की सांसद रानी जी का जो टिकट क्लियर किया है, उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आपने जैसे पूछा कैसा माहौल है, कि हम लगातार उत्तराखंड में पिछले 2 साल से, जब से सरकार बनी है 1.25 साल से, हम लोग लगातार पब्लिक के बीच में हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, हर ज़िले में जा रहे हैं। और बहुत अच्छा रुझान है भारतीय जनता पार्टी के लिए, माननीय मोदी जी के लिए। और मैंने अभी कुछ दिन पहले जब हमारी कैबिनेट थी 4 तारीख को, मैंने प्रेस के बंधुओं को एक स्टेटमेंट भी दिया था कि इस बार ऐसा हो सकता है कि 1-2 सीटें जो है कांग्रेस के पास कैंडिडेट ही ना हो और बीजेपी निर्विरोध जीते। और मुझे लग रहा है कि स्थिति बनने वाली है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है कांग्रेस का। आप खुद देखिए, उनके बड़े नेता जो हैं, चाहे वो माननीय यशपाल आर्या जी हों, चाहे वो हरीश रावत जी हों, सब टिकट लेने से मना कर रहे हैं कि हमको टिकट नहीं चाहिए। तो ये दिखाता है कि जो राइटिंग है वॉल पे वो सबको साफ साफ दिख रही है कि जो इस बार चुनाव होगा लोकसभा का, 5 सीटें बहुत ही भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के सभी टिकट जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी जो है एक लोकतांत्रिक पार्टी है। सारे समीकरण को देखने के बाद, सबकी राय समावेश करने के बाद टिकट की घोषणा की जाती है। और अगर 2 सीटों पे अगर केंद्रीय नेतृत्व का अभी टिकट अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि आचार संहिता लगने से। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने उत्तराखंड में भाजपा के क्लीन स्वीप का दावा किया है। उन्होंने जीत की हैट्रिक का हवाला देते हुए लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से देश की बागडोर थामने का आह्वान किया। आशा नौटियाल का कहना है कि उत्तराखंड की महिलाओं को भी केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जिससे कि वो आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा जोर शोर से तैयारियों में जुटी है और इसके लिए विभिन्न अभियान चलाकर केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों से जन को अवगत करवाया जा रहा है। महिला मोर्चा पूरी तैयारी में है जीत की, और मोदी जी हैट्रिक लगाने वाले हैं और महिला मोर्चा लगातार उसकी तैयारी कर रहा है। अभी हम 3 दिन तक हमारे प्रोग्राम चले, जिसमें पहले दिन हमने मैराथन का आयोजन किया था और रन फॉर नेशन, रन फॉर मोदी हमने कार्यक्रम किया। दूसरे दिन हमारी स्कूटी रैली थी, पद यात्रा थी, जिसके माध्यम से हमने मोदी जी के महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं का संदेश गांव-गांव तक लोगों को दिया। तीसरे दिन हमारा जो पश्चिम बंगाल में मोदी जी की रैली थी और उस रैली को महिलाओं को समर्पित थी। 1 लाख महिलाएं हमारे वहाँ पर थी। पूरे देश में करोड़ों महिलाओं ने उसको लाइव के रूप में। उत्तराखंड की और खबरें आप तक साझा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए। स्वागत है आप सबका इस छोटी सी ब्रेक के बाद। मैं शिववन शर्मा आपके साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कई बार विधायक रह चुके कांग्रेस नेता करतार सिंह भड़ाना ने हरिद्वार में अपने दर्जनों समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अगुवाई में हरिद्वार स्थित जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में बढ़ाना जो है वो भाजपा में शामिल हुए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और लोकसभा प्रभारी कुलदीप सिंह भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। देखो, फाइनल तो पार्टी जाने, लेकिन मैं पहले भी 18 साल पहले आया था और अब 18 साल के बाद फिर आया हूँ। तो हो सकता है कोई यहाँ का मंगलौर का या हरिद्वार का मैया का कोई मेरे पे कुछ ना कुछ कर्ज है, तो कहते हैं कि कर्ज चुका के जाना पड़ता है, नहीं तो फिर आना पड़ता है। तो हो सकता है इसीलिए मैं आया हूँ। के नेतागण सनातन को खत्म कर देंगे, सनातन डेंगू है,
इस प्रकार के राम पैदा ही नहीं हुए, ऐसे वक्तव्य देते हैं तो उन सबको घुटन महसूस होती है। जो भारत विश्वगुरु था, विश्वगुरु बनेगा, उसके संस्कारों पर जिस प्रकार से कुठारघात कर रहे हैं, आज मोदी जी के नेतृत्व में सब राष्ट्रवादी ताकतें इकट्ठा हो रही हैं। उसमें एक कदम करतार सिंह भडाना जी ने भी आज भारत को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। हम उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। और दूसरी तरफ जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने वाले हैं, जो चाइना और पाकिस्तान के टेलीविजन के हीरो हैं, जो अनेकों बार देश को खंडित करने का काम कर चुके हैं, उन लोगों के लिए ये मुंह तोड़ जवाब है कि आज समस्त देश के अंदर सबने ही एक संकल्प लिया है कि 140 करोड़ मोदी जी का परिवार है। अब की बार 400 पार के समर्थन में पूरा देश ने वो इशू भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से हाथ से छीनकर जनता ने आज उसको अपने हाथ में ले लिया है। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को कांग्रेस हाईकमान ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। हरक सिंह रावत को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए ओडिशा का ऑब्जर्वर बनाया गया। हरक सिंह हरिद्वार से टिकट के दावेदारों में शुमार थे, लेकिन ये जिम्मेदारी मिलने के बाद माना जा रहा है कि हरक सिंह अब चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। हालांकि भाजपा का मानना है कि हरक सिंह रावत की राजनीतिक पारी अब समाप्त हो रही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता गौरव पांडे ने हरक सिंह रावत पर तंज कसा है। तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हरक सिंह रावत को लेकर गंभीर नहीं है और जिस तरीके से उन पर जांच चल रही है उससे ऐसा लग रहा है कि उनकी राजनीतिक पारी अब खत्म हो रही है। हरक सिंह रावत उत्तराखंड के एक सीनियर नेता हैं। वो कई बार एमएलए रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं और अभी हरिद्वार से लोकसभा की तैयारी भी कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है चुनाव से ठीक पहले जिस तरह कांग्रेस ने उनको उड़ीसा में भेज दिया है, मुझे लगता है कांग्रेस भी उनको सीरियस नहीं ले रही है और जिस तरीके से उनके ऊपर सीबीआई का, ईडी का मुकदमा चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि अब कहीं ना कहीं हरक सिंह रावत का राजनीतिक पारी समाप्ति की ओर है और ये हरक सिंह जी को भी सोचना चाहिए कि चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने उन्हें उड़ीसा क्यों भेज दिया, किस कारण से भेजा। और मुझे ऐसा लगता है उत्तराखंड में अब हरक सिंह रावत डेंगू की रोकथाम के लिए नगर निगम ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, जिसे लेकर अब नगर निगम 15 मार्च से फॉगिंग का अभियान शुरू करने जा रहा है। इस बात को लेकर देहरादून के नगर आयुक्त गौरव कुमार ने का कहना है कि 15 मार्च से फॉगिंग अभियान शुरू होगा और मच्छरों के पनपने के जितने भी स्थान होंगे वहां पर फॉगिंग की जाएगी, जिसके लिए की टीमें तैयार हैं और जरूरी उपकरणों का पूरा इंतजाम है। वहीं पर दूसरी ओर देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन का कहना है कि इस समय डेंगू के पनपने का मौसम नहीं है और डेंगू का मच्छर रुके हुए पानी में पनपता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जुलाई महीने में जब बारिश होगी तभी डेंगू का प्रकोप शुरू होगा और यदि नगर निगम फॉगिंग का कार्य शुरू कर रहा है तो वो अपने रूटीन के रूप में कर रहा है, लेकिन वर्तमान में इसका डेंगू से कोई लेना देना नहीं है। मैं इस विषय पर पहले भी 1-2 बार बाइट दे चुका हूं और हमारी तैयारी पूरी है। 15 मार्च से हम अपना फॉगिंग का कार्य शुरू कर देंगे। मच्छरों के जो भी संभावित स्थान हैं जहां पर पनप सकते हैं मच्छर, वहां पर हम फॉगिंग की तैयारी शुरू करा देंगे। हमारी टीम्स तैयार है, हमारे पास जो भी सामग्री आवश्यक होती है वो हमारी सामग्री तैयार है। इस समय तो डेंगू का सीजन नहीं है। डेंगू का सीजन तो एक्चुअली रुके हुए पानी में ही डेंगू का ये मच्छर पनपता है। तो जब जुलाई के महीने में बारिश शुरू होगी तभी डेंगू का प्रकोप शुरू होगा। नगर निगम जो फॉगिंग कर रहा होगा वो अपने रूटीन उसमें फॉगिंग की जा रही होगी, लेकिन वर्तमान में डेंगू से उस फॉगिंग का कोई वो नहीं है। डेंगू का मच्छर तो हमेशा केवल रुके हुए पानी में रहता है, तो इस समय पानी जब तक बारिश नहीं होगी डेंगू का प्रकोप। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और एसटीएफ को बड़ी सफलता हासिल हुई जब संयुक्त टीम ने मंगौर से एक नशा तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1 किलो 110 ग्राम स्मैक बरामद की। आरोपी की पहचान मोहम्मद बिन कासिम पुत्र जफर खान निवासी ग्राम खेलम थाना अलीगंज जनपद बरेली के रूप में की गई है, जबकि अन्य आरोपी सलमान पुत्र जहांगीर निवासी पीरपुर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान को चलाया जा रहा है और इसी के तहत एएनटीएफ के द्वारा समय समय पर प्रभावी कार्रवाइयाँ की गई हैं
इसी क्रम में कल एक तस्कर जो बरेली का रहने वाला है कासिम, थाना मंगलौर क्षेत्र हरिद्वार जनपद में 1 किलो 110 ग्राम स्मैक लेकर आ रहा था और हमारी ANTF की टीम के द्वारा उसकी गिरफ्तारी की गई है और ये बहुत बड़ी रिकवरी है और इस पर लगातार हमारी प्रभावी नज़र है कि लगातार हम इस पर कठोर कार्रवाई करें और तस्करों को गिरफ्तार करें। इस स्मैक की कीमत जो हमारे मार्केट में 1 करोड़ से ऊपर की लगभग होगी और इससे संबंधित जो भी लोग जो यहाँ पर नशा बेच रहे हैं और भेज रहे हैं इस तरह से, तो उनके विरुद्ध हम प्रभावी कार्रवाई करेंगे। बरेली के कुछ लोग हैं जो यहाँ नशा बेच रहे हैं और ये पैडलर था कासिम, हरिद्वार का सलमान है व्यक्ति जो यहाँ पर उससे खरीदता है और हरिद्वार में बेचता है, तो सलमान के विरुद्ध भी प्रभावी कार्रवाई होगी। और उसके उत्तराखंड को नशामुक्त बनाने की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा छेड़ी गई मुहिम के तहत पुलिस ड्रग्स तस्करों पर लगातार शिकंजा कस रही है। इस अभियान में भगवानपुर में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। भगवानपुर पुलिस ने मक्खनपुर से एक युवक को 17 ग्राम स्मैक के साथ धर दबोचा। इस युवक के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम के महाप्रबंधक डॉक्टर शाहिद समी सिद्दीकी ने काशीपुर का दौरा किया। काशीपुर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार अल्पसंख्यक वर्ग को रोजगार देने की दिशा में व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने अल्पसंख्यक वर्ग के लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं जो कि अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम के अंतर्गत आती है। अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम राज्य सरकार की 3 तरीके की योजनाएं संचालित कर रहा है। देखिए, हमारी जो सरकार है उसने अल्पसंख्यक वर्ग के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं। जो अभी हम लोग देख रहे हैं वो अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम के अंडर में आती है। अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम 3 तरह की योजना राज्य सरकार की योजनाएं संचालित कर रहा है। उसमें जो सबसे बड़ी योजना है मुख्यमंत्री हुनर योजना है, जिसके माध्यम से हमारे अल्पसंख्यक के समुदाय के जितने भी 18 वर्ष से के उम्र के बच्चे हैं और 45 वर्ष तक के, उनको हम जो है रोजगार से जोड़ रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट के तहत उनको उनके हिसाब से हम रोजगार दिलवा रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं और उसके बाद उनको रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं ताकि वो अपना रोजगार खुद कर सके। फिर हमारे पास दूसरी है स्वरोजगार योजना। उसमें 1 लाख से लेकर 10 लाख तक का हमारे पास लोन की स्कीम है, जिसमें 3 पार्ट है। 15% खुद लगाना पड़ता है, 25% की हम सब्सिडी देते हैं और 7% जो है वो बैंक देता है। तो इसके माध्यम से भी सारे जितने भी हमारे अल्पसंख्यक के लोग हैं उनको हम फायदा पहुंचा रहे हैं। तीसरी हमारे उन छात्रों के लिए है जो 12 कर चुके हैं। इंटर के बाद हमारे पास B.Ed करने के लिए, MBBS करने के लिए, BUMS करने के लिए, B.Tech करने के लिए, तरह तरह की जो पढ़ाई करने के लिए बच्चे परेशान होते हैं, उसके लिए सरकार ने 5 लाख तक का अनुदान रख रखा है, जिसमें उनको कोई भी ऋण नहीं देना है। उसमें क्या होता है कि 5 लाख रुपए तक का जो पैसा है वो सरकार देती है और ऋण मुक्त, ब्याज मुक्त रहता है वो। तो चलिए, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।